नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम DSSB द्वारा PGT हिंदी का जो एग्ज़ाम अभी कराया गया है 3 जुलाई और 4 जुलाई को, उसकी आंसर की देखेंगे किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। PGT हिंदी के सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर में कुल 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न 1 अंक के लिए रहेंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसी प्रश्न पत्र के कुल 60 प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। 60 प्रश्नों को देखने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आगे के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। संधि आपको पहचाननी है नर धन एश, और इससे बनेगा नरेश। ये हमारी कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। नीचे दिए गए शब्द में उपयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उद्धरण और उद्धरण का संधि विच्छेद होगा उत धन हरण। ये हमारी व्यंजन संधि है। तीसरा विकल्प सही होगा। निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। सरल वाक्य की पहचान करनी है। रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जो देर से कार्य खत्म करेगा उसे सजा मिलेगी, ये हमारा मिश्र वाक्य है। श्वेता नए कपड़े लेकर आई है, ये हमारा सरल वाक्य है। वह चला तो था लेकिन आधे रास्ते से लौट आया, ये हमारा मिश्र वाक्य है। दीपक आया और थक कर सो गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य की पहचान करनी थी, दूसरा विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। उत्तर आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। चौथा विकल्प सही है, लेकिन सभी वाक्यों को हम देख लेते हैं किस किस प्रकार के वाक्य हैं। दिन ढल गया और अंधेरा हो गया, 2 उपवाक्यों को जोड़ा गया है और की सहायता से, संयुक्त वाक्य है। माताजी खाना बना रही है, सरल वाक्य है। विवेक काम से आया और थक कर सो गया, ये भी हमारा संयुक्त वाक्य है। हमें मिश्र वाक्य की पहचान करनी थी। जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित है। मिश्र वाक्य की परिभाषा यहाँ पर सही बैठती है। जब भी हम पुराने प्रश्न पत्रों को हल करते हैं तो सिर्फ हमें उत्तर को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि चारों विकल्पों को ध्यान से देखना चाहिए। कभी कभी एक ही प्रश्न में जो बाकी के विकल्प होते हैं वहां से भी अनेक प्रश्नों का हमारा अभ्यास हो जाता है। इसलिए हमें सिर्फ उत्तर वाले विकल्प को देखकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि बाकी सभी विकल्पों को ध्यान से देखना चाहिए। और इसी बहाने आप रचना के आधार पर वाक्य के भेद के तीनों नाम याद कर सकते हैं, उनकी परिभाषाएं याद कर सकते हैं। 2 प्रश्न हमने देखे, लेकिन 2 प्रश्न के सहारे हम पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही तरीका है। जब भी हम अभ्यास करते हैं, जब भी तैयारी करते हैं, तो एक ही प्रश्न में से जो अनेक नई नई बातें आती हैं उनको भी हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। हमें विशेषण उपवाक्य की पहचान करनी है जो कि विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। जो मेहनती होता है ये बच्चे की विशेषता है। बच्चे की विशेषता है कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। ये मिश्र वाक्य है। वही बच्चा सफल होता है, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। जो मेहनती होता है ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। और जो विशेषण उपवाक्य हैं वो ज्यादातर जो, जिसे, जिन्हें इस तरह के योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं और विशेषता बताने का कार्य करते हैं। दूसरा विकल्प सही होगा, जो मेहनती होता है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। चतुष्पाद, चतु धन पाद, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग हमारा आधे श में परिवर्तित हो जाएगा। पहला विकल्प सही है। दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प चुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। किस प्रकार का वाक्य है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछे गए हैं। विधानवाचक वाक्य है। साधारण तरीके से हमें कोई जानकारी दी गई है। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। और ये दोनों ही टॉपिक 10वीं कक्षा में दिए गए हैं। इनसे 10वीं कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप वहां से भी इनकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। वह जो टोपी वाला बाबू है कहीं जा रहा है, ये हमारा क्या है? मिश्र वाक्य है। उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। 2 उपवाक्यों को इसलिए योजक की सहायता से जोड़ा गया है। मैंने एक पक्षी देखा जो घायल था, सरल वाक्य है। राकेश ने भोजन किया, सरल वाक्य है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। आप देख रहे हैं संधि से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। भानु धन उदय, भानुदय, ये हमारा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आइए आगे देखते हैं।
दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर संधि की परिभाषा दी गई है। पहला ही विकल्प सही है, संधि। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। महाधन उर्मी महोर्मी बनेगा, तीसरा विकल्प सही है और यहाँ पर भी गुण स्वर संधि है। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। आप सभी जानते हैं वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाती है और जो बात की जाती है वो पूरा का पूरा विधेय होता है। आप कुर्सी पर बैठकर बातें करें। आप यहाँ पर क्या है? आप यहाँ पर उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य में इसी के बारे में बताया जा रहा है, आपके बारे में बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है? कुर्सी पर बैठकर बातें करें। तो ये हमारा क्या होगा? विधेय होगा। दूसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। युवराज ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। विधेय बताना है, यानी कि युवराज के बारे में बातें हो रही है, ये हमारा उद्देश्य है। 1 ओवर में 6 छक्के लगाए, ये उसके बारे में बातें हैं, तो ये हमारा विधेय का काम कर रहा है। तीसरा विकल्प सही है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संधि से कितने सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं, एक ही प्रश्न पत्र में आप देख सकते हैं। मुनीश, मुनि, धन, ईश। मुनीश ये हमारी दीर्घ स्वर संधि है। चौथा विकल्प सही है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। यहाँ पर आपसे उद्देश्य पूछा गया है। रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया है। तो रोहन की बातचीत की जा रही है, रोहन के बारे में बताया जा रहा है और जिसके बारे में बताया जाता है वही उद्देश्य का कार्य करता है। रोहन यहाँ पर उद्देश्य है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। सुधन सुप्ति, सुषुप्ति, पहला विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। बाहर अगर बारिश हो रही हो तो छाता लेकर जाना। 2 उपवाक्य, एक उपवाक्य यहाँ पर आश्रित है, एक प्रधान उपवाक्य है। चौथा विकल्प सही है। सुरेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया। 2 उपवाक्य हैं, स्वतंत्र हैं, और की सहायता से जुड़े हैं, इसलिए पहला विकल्प संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मीना अच्छा गाना गाती है। गाती में मिसप्रिंट है, मिस्टेक है। गाती बड़ी की मात्रा के साथ लिखा जाएगा। सरल वाक्य है। रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है। यहाँ पर भी गलती से मिसप्रिंट है, चाल लिखा गया है, चल रही है आएगा। ये भी हमारा क्या है? सरल वाक्य है। चौथा विकल्प मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ये हमारी परिभाषा है विसर्ग संधि की। एक तरफ विसर्ग होता है और दूसरी तरफ स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, और फिर जो वर्णों का परिवर्तन होता है विसर्ग के साथ उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पर विसर्ग संधि की परिभाषा दी गई है। तीसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। दीपा की दीदी बहुत अच्छी कहानियां सुनाती है। कितने सारे प्रश्न एक ही टॉपिक से पूछ लिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जिसको वाक्य का टॉपिक बहुत अच्छे से याद होगा वो बड़ी आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर सकता है। साथ में संधि से भी कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको उद्देश्य बताना है, तो किसके बारे में बात की जा रही है? दीपा की दीदी के बारे में। तो दीपा की दीदी पूरा का पूरा हमारा क्या होगा? उद्देश्य। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। ये यहाँ पर कोष्ठक में दिया गया है, ये उपवाक्य है और ये किस प्रकार का है? शिखा ने कहा कि, क्या कहा जा रहा है? वह कल एक नाटक देखने जा रही है। ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है और संज्ञा उपवाक्य में ज्यादातर उपवाक्य की सहायता से जुड़े होते हैं और पहले उपवाक्य में जो जानकारी दी जाती है वो दूसरे संज्ञा उपवाक्य में पूरी विस्तृत जानकारी दी जाती है। पहला विकल्प सही होगा। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार देश के राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, क, ख और ग। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है? हिंदी राजभाषा है। वैसे हम इसको राष्ट्रभाषा मानते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से, संवैधानिक रूप से इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ज़्यादातर लोग भारत में हिंदी भाषा बोलते हैं, इसीलिए हम कहने में सिर्फ कह देते हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन अभी भी संवैधानिक तौर पर इसको राजभाषा का ही दर्जा मिला हुआ है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उच्छिष्ट शब्द दिया गया है, संधि विच्छेद करना है, सही विकल्प बताना है। उत, धन, शिष्ट व्यंजन संधि का उदाहरण है, पहला विकल्प सही है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? गोपाल स्वामी अयंगर।
भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है। वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है और ऐसा माना जाता है संस्कृत और हिंदी दोनों ही भाषाएं वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अच्छी हैं। जैसा इसमें उच्चारण किया जाता है वैसा ही लिखा जाता है, जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। बार बार संधि से प्रश्न पूछे गए हैं, भर भर के पूछे गए हैं। जिसने संधि के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा था वो बड़ी आसानी से सभी प्रश्नों को सही कर सकता था। धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। तीसरा विकल्प सही है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? एटा। एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था और उन्होंने हिंदी को हिंदवी कहा था। जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। एक शब्द होता है, एक जैसा होता है, बार बार प्रयोग किया जाता है, अलग अलग अर्थ होता है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, यमक अलंकार है ये। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। फिर से एक संधि का प्रश्न दे दिया गया है। अन्वेषण, अनुधन, ऐषण, और ये हमारा यर्ण स्वर संधि का उदाहरण है। सिंह की गर्जना या सांप की फुकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? भयानक। सिंह की गर्जना से भी भय लगता है, डर लगता है। सांप की फुकार से भी डर लगता है, तो ये हमारा उद्दीपन का कार्य करता है, डर को भड़काने का कार्य करता है। भयानक, भयानक रस के उद्दीपन विभाव हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? ब्राह्मी लिपि अंकित है। निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? तुलसीदास। तुलसीदास जी को हिंदी का महाकवि माना जाता है। पहला विकल्प सही है। रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप ये जीवन बहुरूपिया बदले कितने रूप में कौन सा छंद है? दोहा छंद का उदाहरण है। छंद को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। मात्रिक छंद होते हैं, वर्णिक छंद होते हैं, और पीजीटी की परीक्षाओं में छंद से कुछ न कुछ जरूर पूछा जाता है। अक्षर पर शिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? देवनागरी सुधार समिति द्वारा। पहले अक्षरों के ऊपर शिरोरेखा नहीं लगाई जाती थी, वैसे ही वर्णों को जोड़कर अक्षर बनाए जाते थे, अक्षरों को लिखा जाता था, लेकिन शिरोरेखा लगाने का प्रावधान देवनागरी सुधार समिति द्वारा किया गया। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। फिर से एक संधि का प्रश्न दे दिया गया है। संलग्न, सम धन लग्न, यहाँ पर हमारी व्यंजन संधि है। तीसरा विकल्प सही है। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नंदी नागरी। दक्षिण में नागरी लिपि को नंदी नागरी भी कहा जाता है। अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का क्या कारण था? उन्होंने पहेलियां और मुकरियां लिखी और साथ में एटा में उनका जन्म हुआ है। 2 प्रश्न अमीर खुसरो जी से पूछ लिए गए हैं। 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में। ये तथ्य संबंधी प्रश्न होते हैं, इनको हमें याद ही करना होता है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। ये भी बार बार पूछा जाता है। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परिछाई, बातें सवे सुधी भूली गई कर टेक रही पल हारत नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पर भगवान राम और सीता के मिलन की बात कही गई है। उनके स्वयंवर के समय जब वो एक दूसरे से बगीचे में उनके नयन मिलते हैं तो वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। पहला विकल्प सही है। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार में कौन सा अलंकार है? बड़ी ही बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बात की गई है। अतिशोक्ति अलंकार है। और आप देख रहे हैं 10वीं कक्षा में जो टॉपिक दिए गए हैं ज्यादातर प्रश्न वहीं से पूछे जा रहे हैं। वाक्य का पूरा टॉपिक 10वीं कक्षा में दिया गया है। संधि से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और साथ में रस से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रस का टॉपिक भी 10वीं कक्षा में दिया गया है। पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है। पत्रकारिता के संबंध में ये कथन किसका है? डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर का कथन है और इसको हमें याद ही करना पड़ेगा। इसमें हम तुक्का नहीं लगा सकते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सी साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि नहीं है? त्रुटि यानी गलती। साक्षात्कार के प्रश्नों का स्पष्ट व पारदर्शी होना। पहले विकल्प को छोड़कर बाकी तीनों साक्षात्कार के दौरान की जाने वाली गलतियां हैं। साक्षात्कार के समय सामान्य घबराहट होती है। साक्षात्कार हम इंटरव्यू को ही कहते हैं। अवचेतन पूर्वाग्रह होते हैं जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनके बारे में, और साथ में व्यर्थ शब्दावलियों को परिभाषित करना भी होता है। ये सामान्य गलतियां होती हैं, लेकिन साक्षात्कार के प्रश्नों का स्पष्ट व पारदर्शी होना ये गलती नहीं है।
बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। चौथा विकल्प सही है। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, बार बार पूछा जाता है और बहुत ही आसान भी है। श्लेष अलंकार का उदाहरण है। पानी के यहाँ पर 3 संदर्भ में अलग अलग अर्थ दिए गए हैं, 3 अर्थ यहाँ पर चिपके हुए हैं, श्लेष अलंकार है। एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? मौखिक भाषा की यहाँ पर परिभाषा दी गई है, इसको हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। और जब हम लिखकर अपने भावों और विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं तो उसको लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। और इसी प्रकार से संकेत के द्वारा सांकेतिक अभिव्यक्ति होती है। लिखित रचना के शिक्षण में कौन सी विधि पहले अपनाना सही होता है? सबसे पहले बच्चे को, विद्यार्थी को सरल से जटिल की ओर ले जाना। सरल बातों से शुरुआत करते हैं तो बच्चे प्रोत्साहित होते हैं और जल्दी से सीखते हैं, तो दूसरा विकल्प सबसे सही है। निम्न में से क्या रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है? आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं है, ये गलत विधि है। और ये 11वीं 12वीं में ये जो टॉपिक है पत्रकारिता का, लेखन का, उससे प्रश्न पूछे गए हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षाओं के पाठ्यक्रम से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सभी कक्षाओं में जो जो पाठ्यक्रम दिया गया है, पाठ्य पुस्तक में कौन से पाठ दिए गए हैं, व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक है, उन सभी को हमें अच्छे से तैयार करना चाहिए। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति। साधारण अर्थ को प्रकट करने के लिए अभिधा शब्द शक्ति होती है। बाकी रूढ़ा शब्द शक्ति भी होती है, व्यंजना शब्द शक्ति भी होती है, लक्षणा भी होती है। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन उनका उपनाम था। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? प्रिंट मीडिया सबसे पुराना है। दृश्य श्रव्य माध्यम, कथन माध्यम, श्रवण माध्यम ये बाद में आए हैं। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परे सिए हियरे जब कुंभिलाए। पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद से दूसरा प्रश्न पूछा गया है। 12वीं छंद है, इसमें मात्राओं का ध्यान रखना है, आपको वर्णों का ध्यान रखना है। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1896। विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? चित्रों या रेखा चित्रों का प्रयोग करना बिल्कुल सही है। विज्ञापन की भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए। कम शब्दों में उत्पाद की विशेषता और महत्व को प्रभावशाली तरीके से बताना होता है। गागर में सागर की तरह लिखना होता है। विज्ञापन का मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखे। ऐसा तो नहीं है, ये गलत होगा, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो जो उपभोक्ता है, जो खरीदने वाला है, जिसको हम प्रभावित करना चाहते हैं, उसको जानकारी कैसे मिलेगी? चौथा विकल्प सही है। विज्ञापन लेखन भी 10वीं कक्षा का टॉपिक है। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? सिर्फ संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जानो, जनू, मानो, मनहु इस तरह के वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा दी गई है। चौथा विकल्प सही है। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अरुण होता है लाल, उसका सिर इस प्रकार से फट गया जैसे कोई मटका फूट जाता है। यहाँ पर मानो, मानोवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी अभी उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा भी पूछी गई है और उसी अलंकार का यहाँ पर उदाहरण भी दे दिया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म शोध प्रबंध किसका है? डॉक्टर राम रतन भटनागर। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। ज्यों, जैसे, जनू, मानो, मनु, यहाँ फिर से वाचक शब्दों का प्रयोग आप देख सकते हैं। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा भी पूछी गई है, 2 उदाहरण भी दे दिए गए हैं। रस मीमांसा किसकी कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब से हुई है? 1923 ईस्वी में हुई है। आज के इस वीडियो में हमने कुल 60 प्रश्नों का अभ्यास किया है। पिछले वीडियो में भी हमने कुल 60 प्रश्नों का अभ्यास किया था। सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाते क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, बोरिंग भी लगता है। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को अगले वीडियो में हम हल करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।